प्लेन एंड और प्लेन। ठीक है, मतलब दो प्लेन के बीच में हम लोग क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट चीज इज एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि लेट्स से कि दिस इज वन प्लेन, आई एम लुकिंग एट द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, मतलब मैं प्लेन को ये प्लेन इस स्क्रीन के अंदर है, आई एम लुकिंग एट साइड से देख रहा हूँ मैं प्लेन को, क्रॉस सेक्शन देख रहा हूँ, एंड दिस इज सम अदर प्लेन, एंड मुझे दोनों के बीच का एंगल निकालना है। ठीक है, तो लेट्स से कि पहले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर इज n1 बार एंड दूसरे प्लेन का भी कुछ नॉर्मल वेक्टर होगा। दूसरे प्लेन का भी कुछ नॉर्मल वेक्टर होगा जो दूसरे प्लेन को परपेंडिकुलर है। लेट्स से कि दिस इज n2 बार। ठीक है, तो क्या ये नोटिस कर सकते हो क्या, इफ एंगल बिटवीन द नॉर्मल वेक्टर, लेट्स से कि ये एंगल थीटा है, नॉर्मल वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा है, तो ये एंगल 180 माइनस थीटा होगा। देख पा रहे हो स्क्रीन को, अगर ये थीटा है तो ये एंगल Yes, it's visible. थीटा हो जाएगा। अच्छा, ये 180 माइनस थीटा है, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, तो टोटल सम कितना होता है, 360 होता है। तो 90 प्लस 90 प्लस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू लेट प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। यानी यहां से कितना आ जाएगा, 90 90 180 तो कैंसिल हो गया, यानी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, थीटा होगी। यानी ये चीज भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यानी जो दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल है इज सेम एज द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल वेक्टर्स। तो अगर तुम्हें प्लेन का नॉर्मल वेक्टर तो तुरंत पता चल जाता है प्लेन की इक्वेशन देख के, तो उनके बीच का एंगल निकाल दो, यू विल फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स। So 1 second. 90 plus 90 plus 180 minus theta. भाई ये x क्या है? इसको मैंने एक्स बोला, एंगल बिटवीन प्लेन को मैंने एक्स बोला। Okay. समझा, मैं एक्स निकालना चाहता हूँ ना, एंगल बिटवीन प्लेन निकालना चाहता हूँ, तो एंगल बिटवीन प्लेन क्या आया, थीटा के बराबर ही आया। बोलो, डाउट है कुछ इसमें? Clear, sir. क्लियर ना, ठीक है, तो लिखो, पॉइंट लिखो। द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स is same as angle between their normal vectors, is same as angle between their normal vectors. So we had this question in the test MCQ में. अच्छा, सही हो गया था। I think so. मैंने check नहीं किया लिखो थीटा इज solutions में. इक्वल टू n1 डॉट n2 अपॉन मॉड n1 मॉड n2। ठीक है, जो नॉर्मल वेक्टर्स के बीच का एंगल है, मॉड, अगर पूरे को मॉड लगा दिया तो इट विल गिव यू एक्यूट एंगल बिटवीन द प्लेन्स। अगर पूरे पे मॉड लगा लिया तो अपने को क्या मिलेगा, एक्यूट एंगल बिटवीन द प्लेन्स मिलेगा। प्लेन्स के बीच के दो एंगल होगा ना, एक एक्यूट होगा और एक ऑब्ट्यूस होगा।
तो cos थीटा अगर पॉजिटिव है तो यू वुड गेट एक्यूट एंगल, एंड cos थीटा अगर नेगेटिव है यू वुड गेट ऑब्ट्यूस एंगल। लिखो फटाफट। नेक्स्ट लिखो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स। एक मिनट हाँ। ठीक है चलो लिखो नेक्स्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स। लेट्स से कि एक प्लेन है, आई एम ड्राइंग द क्रॉस सेक्शन ax plus by plus cz plus d1 is equal to 0, एंड एक दूसरा प्लेन है विच इज पैरेलल। पैरेलल है तो उसका नॉर्मल वाले पार्ट सेम ही होगा, ax plus by plus cz, बस कांस्टेंट कुछ तो d2 इक्वल टू 0। तो अगर दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस p है तो p की वैल्यू हो जाएगी सिंपली जो स्ट्रेट लाइन में होता था वही फॉर्मूला, d1 माइनस d2, ये कांस्टेंट टर्म को सबट्रैक्ट कर लो, अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इफ वी रिकॉल स्ट्रेट लाइन में भी यही सेम फॉर्मूला होता था कि अगर एक लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0 एंड दूसरी लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0, तो दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था वो कितना हो जाएगा, सी वन माइनस सी टू अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम। क्लियर है ये सबको? Yes sir, clear. ठीक है, क्वेश्चन करते हैं अभी। लिखो फाइंड the distance between r bar dot 2 I cap minus 3 j cap plus 6 k cap is equal to 5 and r bar dot 6 I cap minus 9 j cap plus 18 k cap is equal to minus 20। ट्राई इट आउट। ठीक है, ये दो प्लेन्स है, इन प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस चाहिए। हिंट ये पहले तो कार्टेशियन फॉर्म में लिख लो प्लेन को, फटाफट से कार्टेशियन फॉर्म में लिख लो प्लेन को, एंड फिर देखो थोड़ा फॉर्मूला लगाने की ट्राई करो। देखो इधर पहले प्लेन का इक्वेशन क्या होगा कार्टेशियन फॉर्म में, r को x 2x plus 3y 2x 2x minus 3y minus 3y plus 6z is equal to 5. एंड दूसरे प्लेन का इक्वेशन इज 6x 6x minus 9y plus 18z is equal to minus 20. ठीक है, नाउ ऑलवेज रिमेंबर अगर पैरेलल प्लेन्स वाला फॉर्म, पैरेलल प्लेन्स है, वी कैन सी दैट ये पैरेलल प्लेन्स है, ये इसका थ्राइस मल्टीपल है, इसको अगर मैंने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो मुझे ये नीचे वाला मिलेगा। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला लगाते वक्त ध्यान रखो कि ये जो ए बी सी वाला पार्ट है दोनों प्लेन में सेम होना चाहिए, ए बी सी वाला पार्ट दोनों प्लेन में सेम होना चाहिए, बिकॉज नीचे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करोगे, अगर सेम नहीं है तो फिर ये डाउट होगा कि अरे मैं ऊपर वाला एबीसी यूज करूं या नीचे वाला एबीसी यूज करूं, दोनों से आंसर अलग अलग आएगा। तो मेक श्योर कि ये ए बी सी वाला पार्ट सेम है। ठीक है, तो ए बी सी वाला पार्ट सेम है तो मैं एक काम कर लेता हूँ, नीचे वाले प्लेन को 3 से डिवाइड कर लेता हूँ, तो 2x माइनस 3y प्लस 6z इज इक्वल टू माइनस 20/3। अब सेम हो गया, अब फॉर्मूला लगा लो, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, d1 माइनस d2, यानी दोनों के कांस्टेंट टर्म का सब्ट्रैक्शन, यानी 5 प्लस 20/3 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ जाएगा, दिस विल बिकम
35/3 अपॉन ये कितना हो गया, ये 7 हो गया, यानी 5/3 इज माई आंसर फॉर परम्यूटेशन। समझा ये? यस सर, समझा। ठीक है। नेक्स्ट लिखो फैमिली ऑफ प्लेन्स। आखिरी टॉपिक प्लेन्स का है, फटाफट देख लेते हैं। फैमिली ऑफ प्लेन्स। सो फैमिली ऑफ प्लेन्स क्या कहता है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि लेट्स से कि एक प्लेन है, ठीक है, लेट्स से कि एक प्लेन है, एंड लेट्स से कि एक दूसरा प्लेन है, एक प्लेन है P1 जिसका इक्वेशन लेट्स से कि a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, एंड एक दूसरा प्लेन है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। तो फैमिली ऑफ प्लेन्स कहता है कि वो प्लेन जो दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, ये दोनों प्लेन का एक, ये बुक जैसा है, इनका एक इंटरसेक्शन है, ये लाइन इनको इंटरसेक्ट करता है, दोनों प्लेन को, दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन एक लाइन है। तो वो प्लेन जो इस लाइन से पास होता है, यानी दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होता है, उसका इक्वेशन होता है P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन्स। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं, लेट्स से कि एक प्लेन का इक्वेशन है P1 इक्वल टू 0, दूसरे प्लेन का इक्वेशन है P2 इक्वल टू 0। सो अ प्लेन passing through the line of intersection of P1 and P2 is given by P1 plus lambda P2 is equal to 0। लैम्डा चेंज करोगे तो तुम्हें अलग 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 प्लेन मिलते रहेंगे। जैसे लैम्डा की वैल्यू 0 रखा तो तुम्हें कौन सा प्लेन मिलेगा, लैम्डा की वैल्यू P1 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 मिलेगा। लैम्डा की वैल्यू 1 रखी तो कोई तुम्हें बीच वाला प्लेन मिलेगा, ऐसा। लैम्डा की वैल्यू राइट। 2 रखी तो एक और प्लेन मिलेगा। मतलब ऐसा मान लो कि बुक है तो बुक के सारे पेजेस तुम्हें मिलते रहेंगे लैम्डा चेंज करते करते। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, क्लियर है? सर प्लीज एक बार वापस एक्सप्लेन करो। आई मीन आई अंडरस्टूड कि एक प्लेन P1 है, दूसरा प्लेन P2 है, हाँ, एंड वो दो के बीच में ढूंढने के लिए इट इज P1 प्लस लैम्डा टाइम्स P2। वो दोनों के बीच में ढूंढने के लिए नहीं, इन दोनों का, दो प्लेन्स का हमेशा एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगा। ओके। हाँ। अगर मैं कैसे भी ऐसे दो प्लेन बनाऊं, लेट्स से कि दिस इज माय फर्स्ट प्लेन एंड दिस इज माय सेकंड प्लेन, तो दो प्लेन हमेशा एक लाइन पे इंटरसेक्ट करेगा। यस सर। तो इस लाइन से, जैसे सवाल पूछा है कि इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन है, ओके, so ठीक that है, will be इट P1 कैन, plus lambda times तो P2। उसका इक्वेशन क्या होगा, P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0। फिर क्वेश्चन में तुम्हें कोई और इंफॉर्मेशन दिया होगा जिसकी हेल्प से तुम्हें लैम्डा फाइंड करना है, तो लैम्डा फाइंड कर लोगे, फिर वो प्लेन भी आ जाएगा, ये रेड वाला प्लेन भी आ जाएगा। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, तो लिखो, स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं मैं। कंसिडर अ प्लेन, कंसिडर अ प्लेन P1 a1x plus b1y plus c1z plus d1 equal to 0।
हाँ कहाँ पे था मैं? हाँ, कंसिडर अ प्लेन P1 A1x plus B1y plus C1z plus D1 equal to 0 and a plane P2 A2x plus B2y plus C2z plus D2 equal to 0. Then सर आपका वॉइस लैग हो रहा है, ये लास्ट पार्ट वापस रिपीट करो ना प्लीज। consider a plane P1 A1x plus B1y plus C1z plus D1 equal to 0. And a plane P2 and a plane P2 A2x plus B2y plus C2z plus D2 equal to 0. Then in general a plane passing through line of intersection passing through line of intersection of P1 and P2 line of intersection of P1 and P2 is given by P1 plus lambda P2 equal to 0 is given by P1 plus lambda P2 is equal to 0. ठीक है, दैट इज P1 क्या है A1x plus B1y plus C1z plus D1 plus lambda times of P2. P2 क्या है A2x plus B2y plus C2z plus D2 is equal to 0. फिर क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया होगा, उसकी हेल्प से तुम्हें लैम्डा फाइंड करना है। बस ये लैम्डा हो गया तो फाइनल आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, इसके पीछे अगर कॉन्सेप्ट समझने जाए, कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों होता है। हमने क्या बोला है कि एक प्लेन P1 है, दूसरा प्लेन P2 है। ठीक है, मैं क्रॉस सेक्शन बना रहा हूँ अभी। एंड जो इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन है, उसका इक्वेशन होगा P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0। अब ये ध्यान से समझो, सबसे फर्स्ट P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0, क्या इज दिस अ लीनियर इक्वेशन इन XYZ? ये क्या XYZ में एक लीनियर इक्वेशन होगा, मतलब x का टर्म होगा प्लस y का टर्म होगा प्लस z का टर्म होगा प्लस कुछ कांस्टेंट टर्म होगा। क्या ये एक लीनियर इक्वेशन इन XYZ होगा? बोलो। फॉर एनी लैम्डा ये कुछ तो एक x का टर्म बनाएगा, फिर कुछ y का टर्म बनाएगा, फिर कुछ z का टर्म बनाएगा। सो विल दिस बी अ लीनियर इक्वेशन इन XYZ? ठीक है, तो लेट मी रीफ्रेम द क्वेश्चन। देखो आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा? हमने क्या बोला कि इसके इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन इज P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल। राइट। ठीक है, तो P1 प्लस लैम्डा P2, सबसे पहले कैन यू ऑब्जर्व दैट whatever be the lambda, this is a linear equation in XYZ। यस सर। मतलब कुछ x का टर्म आएगा प्लस कुछ y का टर्म हाँ। आएगा प्लस कुछ z का टर्म आएगा। यस तो सर। फर्स्ट कैन वी एस्टेब्लिश दैट ये एक प्लेन का ही इक्वेशन है। P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0 एक प्लेन का ही इक्वेशन है। कौन यस से सर। प्लेन का इक्वेशन है वो मुझे नहीं पता, बट ये किसका इक्वेशन है? एक प्लेन का ही इक्वेशन है। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, तो P1 प्लस लैम्डा P2 इस प्लेन का इक्वेशन, फिर हम लोग को क्लियर हो गया क्योंकि उसका इक्वेशन प्लेन जैसा है। सेकेंड चीज,
सेकेंड चीज, अगर मैं इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे कोई भी पॉइंट लेता हूं, लेट्स से कि कोई भी पॉइंट लेता हूं इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे, क्या ये पॉइंट P1 को सेटिस्फाई करेगा? हाँ क्या ये पॉइंट P2 को सेटिस्फाई करेगा? हाँ करेगा। बिकॉज ये P2 प्लेन पे भी लाई करता है एंड P1 प्लेन पे भी लाई करता P1 है। प्लेन पे भी लाई करते हैं। तो P1 को भी सेटिस्फाई करेगा, P2 को भी सेटिस्फाई करेगा। तो क्या अगर मैंने इस पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट किया तो क्या P1 प्लस लैम्डा P2 को भी सेटिस्फाई करेगा? क्योंकि पहला पार्ट यस भी सर। जीरो हो रहा है प्लस लैम्डा टाइम जीरो हो रहा है। तो यानी ए हाँ सर। पॉइंट P1 प्लस लैम्डा P2 पे लाई कर रहा है। क्लियर है ये? हाँ वैसे ही बी पॉइंट भी क्या P1 प्लस लैम्डा P2 पे लाई करेगा? हाँ। इन शॉर्ट ये सारे पॉइंट क्या P1 प्लस लैम्डा P2 पे लाई करेगा? Yeah, so any point present on the intersection of the two planes P1 and प्लेन्स, P2 will lie on P1 plus lambda P2. हाँ। तो यानी क्या हुआ, अभी सबको अगर मैं समराइज करता हूं तो दिस वाज द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। ये एक प्लेन का इक्वेशन था एंड ये सारे पॉइंट्स इस प्लेन पे लाई कर रहे हैं। तो ये कौन से प्लेन का इक्वेशन है? इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले ही प्लेन का इक्वेशन है ये। मतलब ये वैसा चीज हो गया कि मैं बोल रहा हूं कि एक ये है, एक प्लेन है जो इन सारे पॉइंट से पास हो रहा है, इन सारे पॉइंट से पास हो रहा है। तो यानी वो प्लेन कैसा होगा जो इन सारे पॉइंट से पास हो रहा है? एक मिनट, ये अटक गया शायद से थोड़ा। एक मिनट, अटक गया। आवाज आ रहा है सबको? तो इफ आई समराइज, हमने क्या बोला था कि P1 प्लस लैम्डा P2 एक प्लेन का इक्वेशन है। हम लोग ने ये बोला क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई जेड है। हमने देखा कि ये सारे पॉइंट्स इस प्लेन पे लाई कर रहे हैं। तो यानी ये कौन से प्लेन का इक्वेशन है? इन पॉइंट से पास होने वाले ही प्लेन का इक्वेशन है ये। तो यानी इसीलिए P1 और P2 के इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन क्या होता है? P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0। बोलो ये समझा या नहीं समझा? डाउट है थोड़ा? समझा सर। समझा हाँ पक्के से? हाँ। चलो क्वेश्चन करते हैं इसके। बहुत इजी सवाल होते हैं इसके, क्वेश्चन पढ़ के ही समझ जाएगा कि अरे ये इसका सवाल है, फैमिली ऑफ प्लेन्स का सवाल है। लिखो क्वेश्चन, लिखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, find the equation of plane which passes through the intersection of passes through the intersection of 2x plus y minus z is equal to 4 and x minus 2y plus z is equal to 4, such that first part, it passes through 1 comma 1 comma 1. It passes through 1 comma 1 comma 1. And second part, it is perpendicular to x plus 3y minus z
इज इक्वल टू 1। ठीक है, एकदम सिंपल सवाल है कि अपने को क्या बोला है, ऐसा प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। अच्छा, तो कभी भी ऐसा हो कि दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन चाहिए तो उसका इक्वेशन कुछ तो अज्यूम कर लो। तो हमें ऐसा प्लेन निकालना है जो इनके इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0। उसका इक्वेशन हम लोग ये अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0 क्या होगा, P1 क्या है, 2x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 4, सब एक तरफ ले आओ, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ P2। P2 कितना है, x माइनस 2y प्लस जेड माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो हमारे प्लेन का इक्वेशन कुछ ऐसा होगा। Don't we convert it into like the general point sort of thing? क्या हुआ, No, I said don't we convert it into the general point of a line sort of equation? नहीं नहीं, ऐसे ही रहने दो, ये प्लेन का इक्वेशन है ना बस, तो उस प्लेन का इक्वेशन Okay. दिस इज P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर कुछ चेंज करने की जरूरत पड़ी वो डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। अब इन्होंने क्या बोला है, ये प्लेन 1,1,1 से पास हो रहा है, तो 1,1,1 से पास हो रहा है, तो क्या 1,1,1 इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, Yes, sir. तो बस सेटिस्फाई करवा लो। 1,1,1 को सेटिस्फाई करवाया तो क्या आएगा ये बताओ, 2 + 1 3, 3 - 1 2, 2 - 4 -2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ -4 इक्वल टू 0। यानी लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -½ क्लियर है ये, तो बस लैम्डा की So how will it be -½ -½ नहीं हो Ah, सकता। okay, हाँ, okay. तो अभी अगर अपने को प्लेन का इक्वेशन चाहिए पूरा, तो बस लैम्डा को -½ सब्स्टिट्यूट कर लो एंड यू विल फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो चाहिए तो सिंप्लीफाई अभी कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा ये, 4x प्लस 2y माइनस 2z माइनस 8 माइनस x माइनस 2y प्लस z माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये 3x प्लस 4y माइनस 3z माइनस 4 इक्वल टू 0, दिस इज माई आंसर। क्लियर है ये, क्लियर है सबको ये, Yes, sir. ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या बोला है कि हमें वो प्लेन निकालना है जो इससे परपेंडिकुलर है, जो इससे परपेंडिकुलर है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, अगर दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है तो वो कैसे यूज करूंगा, अगर दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है तो वो कैसे यूज करूंगा। लेट्स से क्रॉस सेक्शन दिखाता हूँ कि दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है, तो आपस में परपेंडिकुलर है तो कैसे यूज कर सकता हूँ, आज भी हम लोग ने किया था। अगर दो, Sir, हाँ उनके normals. हाँ, One second, one second. If they are perpendicular, then the cross product of their normals.
will be 0. ऑलमोस्ट सही था लेकिन गलत हो गया एंडिंग में। सही से सोचो, अगर प्लेन परपेंडिकुलर है तो हम्म, नॉर्मल्स के आपस में परपेंडिकुलर हो गए। हाँ तो नॉर्मल्स परपेंडिकुलर है तो क्या होगा? दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो क्या होता है? अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। राइट। हाँ मतलब ये तो ठीक है, ये तो मतलब ये तो ऑब्वियस है ये तो तुम परपेंडिकुलर का डेफिनेशन बोल रहे हो। मैं बोल रहा हूँ परपेंडिकुलर है तो वो यूज कैसे करोगे? ये तो एकदम वेक्टर का बेसिक है। आई थिंक कि तो फिजिक्स बट उनका क्रॉस प्रोडक्ट ही लेंगे ना। 11th स्टैंडर्ड में स्टार्टिंग में तुमने किया होगा ये। अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। ओ शिट, सॉरी सॉरी, लाइक ब्रो। क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ से जीरो होता है? उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो अभी उन्होंने क्या बोला है कि अपने को एक प्लेन चाहिए जो इस प्लेन से परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो थोड़ा इसको अच्छा बना देता हूं मैं। इस प्लेन को लिख सकता हूँ क्या मैं? 2 + लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्स। बहुत लैग हो रहा है आज। +1 - 2 लैम्डा टाइम्स ऑफ वाई, +λ - 1 टाइम्स ऑफ जेड, और -4 - 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये था। ठीक है, अब तो क्या बोला है इन्होंने कि इट इज परपेंडिकुलर, तो यानी ये दोनों प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है तो दोनों के नॉर्मल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। यानी n1 × n2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो नॉर्मल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? इधर 1 है और इधर 2 + लैम्डा है, तो 1 × 2 + लैम्डा +3 × 1 - 2 लैम्डा -1 × λ - 1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा। तो बस यहाँ से अभी लैम्डा निकाल सकते हैं। आई थिंक इट इज सिंपल। ये लैम्डा है, ये -6 लैम्डा है, माइनस लैम्डा है, तो ये -6 लैम्डा आ जाएगा। और ये 2 + 3 + 1 यानी +6 हो जाएगा, इक्वल टू 0। यानी लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो वी हैव फाउंड आवर प्लेन। तो बस लैम्डा को 1 सब्स्टिट्यूट कर लो, ये सब कुछ नहीं है, इट इज जस्ट फॉर्मेलिटी। लैम्डा को 1 सब्स्टिट्यूट कर लो तो तुम्हारे पास प्लेन आ जाएगा। चमका ये सब कुछ क्या है? ऐसे इस्तेमाल कैसे करने हैं? सिंपली तुम्हें बोला होगा कि दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन का इक्वेशन चाहिए एंड कुछ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई होगी। तो तुम क्या करोगे? उस प्लेन का इक्वेशन P1 + λ मान लोगे। तुम्हारा एम क्या है? लैम्डा निकालना है। तो तुम्हें लैम्डा कैसे निकालना है? उस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की हेल्प से। जैसे पहले पार्ट में क्या बोला था? 1,1,1 से पास हो रहा है ये प्लेन, तो हम लोग ने 1,1,1 सेटिस्फाई करवा दिया एंड लैम्डा निकाल दिया। दूसरे पार्ट में जैसे क्या बोला था कि इस प्लेन से परपेंडिकुलर है, इस प्लेन से परपेंडिकुलर है, तो दोनों का नॉर्मल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो कर लिया, तो लैम्डा आ गया। ठीक है, कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं, लेकिन सबका जिस्ट यही है कि अगर दो प्लेन से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन चाहिए P1 + λ मानो, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की हेल्प से लैम्डा निकालो। बस यही होता है इस सवालों में। क्लियर है अच्छे से? विद दिस अपना 3D कंप्लीट होता है, वेक्टर इन 3D कंप्लीट। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट तो मैं कहूँगा कि जो भी डाउट हो टेस्ट पेपर वो सब में से पहले वो पूछ लो कि कोई सवाल नहीं आया हो या फिर कैसा हो। सर टेस्ट में मैंने बोला ना, मुझे 3D और बात करें कि प्रोबेबिलिटी का, तो सबसे मेन काम तो यही था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, सिंपल सा इसका मतलब ये होता है, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो जैसे अगर अपने को ये बोला है कि 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड। ठीक है, तो क्या कर लो, पूरा सैंपल स्पेस लिख लो। तो अगर दो कॉइन्स को हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है कि दोनों हेड्स हो जाए, Yeah, heads, heads, tails, and tails, tails. head tails and tails tails, these are the only possibility। तो सैंपल स्पेस लिख लिया, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। तो वन हेड का प्रोबेबिलिटी पूछा गया है। तो वन हेड कितने सिनेरियो में आ रहे हैं, दो Two. फेवरेबल आउटकम विल शो, और टोटल नंबर ऑफ Yeah. यानी सैंपल्स प्रोबेबिलिटी इज 2 हेड्स का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1/4. 1/4। ठीक है, तो सबसे एलिमेंट्री डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी का यही होता है कि तुम सैंपल स्पेस नोट डाउन कर लो एंड फिर प्रोबेबिलिटी लिख लो। जैसे अगर 2 डाइस है, दो डाइस को साइमल्टेनियसली रोल किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 2 3 4 5 6, वो सब वगैरह वगैरह पूछा गया। ठीक है, तो हम लोग ने सैंपल स्पेस लिख लिया, दो डाइस रोल किया है, तो हो सकता है कि पहले में 1 दूसरे में 1, पहले में 1 दूसरे में 2, पहले में 1 दूसरे में 3 एंड सो ऑन, पहले में 1 दूसरे में 6, वैसे ही 2 1 2 2 से लेके 2 6, Yes, sir. 3 6 और 6 1 6 2 से लेके 6 ये पूरा सैंपल। अब Hmm. प्रोबेबिलिटी की सम ऑफ सम 2 हो जाए, तो सम 2 देखो कितने तरीके से हो सकता है, एक ही तरीके से हो सकता है। तो उसका Yeah, only one. So it'll be 1/36. 1/36। Hmm. जैसे प्रोबेबिलिटी की सम 4 है, तो सम 4 है, Mhm. तो क्या हो सकता है, इसको ना भी देखो तो भी डायरेक्टली बोल सकते हो। सम 4 कब होगा, 3/36. सम 4 होगा One पहले three 1 3 3 1 एंड and 2, 2 2. तो ये 3 है, एंड टोटल कितना है Hmm. 36, तो 3/36। एंड ऐसे ही सबका ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट वे, सैंपल स्पेस लिख लो एंड वो सब समझा ये। Yes, sir. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स अ लिटिल पीएनसी। ठीक है, जिसमें पीएनसी यूज हो रहा है अपना। तो लेट्स से कि ये सवाल है, लेटर्स ऑफ द वर्ड जंगल आर अरेंज रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वॉवल्स अकर एट एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तो वॉवल्स अकर एट एक्सट्रीम पोजीशन बोला गया है अपने को। तो सबसे पहले तो टोटल टोटल पॉसिबल आउटकम यानी जंगल के टोटल रीअरेंजमेंट्स, तो क्या 6 फैक्टोरियल हो गए, Yes, sir. तो डिनोमिनेटर में तो 6 फैक्टोरियल आएगा। एंड अब ये Hmm. पीएनसी का सवाल बच गया कि वॉवल्स Hmm. एक्सट्रीम पोजीशन में है, तो वॉवल्स अगर एक्सट्रीम पोजीशन में है तो वॉवल्स को आपस में अरेंज करने का कितना तरीका है, 2/4. और बचे हुए लेटर्स को अरेंज करने का बीच वाले, 4/4. प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल बाय 6। 4/4. Okay. ठीक है, वैसे ही है, 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स आर रैंडमली अरेंज्ड। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट ये ऐसे पता चलेगा, रैंडमली अरेंज्ड बोला है, 5 बॉय एंड 3 गर्ल्स, तो टोटल अरेंजमेंट्स कितना हो गया, मतलब बिना ही क्वेश्चन पढ़े व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। अगर 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स को मैं रैंडमली अरेंज कर रहा हूँ एक रो में, 8/4. 8 फैक्टोरियल, तो डिवाइड तो 8 फैक्टोरियल से ही होगा। क्लियर है ये, Hmm. Yes, और sir. नो टू गर्ल्स आर कॉन्जिक्यूटिव, तो ये तो अपना गैप मेथड था। अगर Yes. हम याद करें तो गैप मेथड था, इसमें कुछ नहीं, यू हैव टू जस्ट रिवाइज। तो गैप मेथड क्या था कि अगर 5 बॉयज है तो उनको गैप के साथ खड़ा कर लो। ठीक है, उनको गैप के साथ खड़ा कर लो, और 3 गर्ल्स है उनको मैंने साइड में खड़ा कर दिया। ठीक है, तो वी हैव टू सेपरेट दिस 3 गर्ल्स, तो मेरे पास टोटल कितने गैप्स है, टोटल कितने गैप्स है, Sir, total 6. 6 गैप है, एंड मुझे 3 गर्ल्स को बिठाना इन 6 गैप्स में। So 63. तो वो 3 गैप सिलेक्ट करने का तरीका कितना है, 63. ये गैप, ये गैप एंड ये गैप। अच्छा, मैं गर्ल्स को भी आपस में अरेंज कर सकता था,
हाँ तो गर्ल्स को आपस में मतलब यहाँ पे G1 G2 G3 की जगह यहाँ पे G2 G1 G3 ये भी हो सकता था। तो हाँ गर्ल्स को आपस में अरेंज करने का तरीका कितना है 3 फैक्टोरियल एंड बॉयज को आपस में अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा 6c3 इंटू 5 फैक्टोरियल फेवरेबल अपॉन टोटल इज ओके सर। ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। तो कभी भी अगर अपने को कुछ चीज साथ में चाहिए तो उसके लिए कौन सा मेथड है रस्सी मेथड। ठीक है अपने को चाहिए कि ऑल गर्ल्स आर टुगेदर तो हम क्या करेंगे गर्ल्स को एक रस्सी से बांध देंगे तीनों रस्सी से बांध देंगे ताकि वो हमेशा साथ में रहे कहीं जा ना पाए। और B1 B2 B3 B4 B5 उनको भी लाइन में खड़ा रख दिया। तब ये पास टोटल कितने यूनिट्स हो गए टोटल 6। 6 यूनिट है। तो इन 6 यूनिट को अरेंज करने का तरीका कितना है 6 फैक्टोरियल। अच्छा इन गर्ल्स को इस रस्सी के अंदर आपस में भी अरेंज कर सकता हूँ मैं। यस 3 फैक्टोरियल। तो ये मेरा आंसर है 6 फैक्टोरियल into 3 फैक्टोरियल आर नंबर ऑफ वेज इन विच ऑल गर्ल्स आर टुगेदर एंड टोटल नंबर यस ऑफ क्लियर है ये यस सर। ये फिर कुछ ऐसे सवाल देखे थे ये देख लेते हैं इससे रिवाइज होगा। इफ अ बॉक्स कंटेन्स 9 डिस्टिंक्ट रेड बॉल्स 7 white balls and 4 black balls ठीक है there are 9 red balls 7 white balls and 4 black balls। if 2 balls are drawn हमने 2 बॉल निकाले हैं find the probability that ठीक है टोटल नंबर ऑफ वेज हमेशा एक्सपेरिमेंट क्या चल रहा है वहां से पता चलेगा मेरा एक्सपेरिमेंट क्या है व्हाट एक्सपेरिमेंट एम आई परफॉर्मिंग बोल सकते हो ये पूरे में पढ़ के बताओ एक्सपेरिमेंट क्या है मेरा 2 balls to be drawn। 2 balls are drawn is my experiment मतलब drawing 2 balls is our experiment। ठीक राइट। है तो 2 बॉल ड्रॉ करने का टोटल तरीका कितना है 9 + 7 + 4 20c2। 20c2 यानी डिवाइड 20c2 से ही होने वाला है समझा। हमेशा पहला काम क्या करो एक्सपेरिमेंट देखो क्या एक्सपेरिमेंट चल रहा है तो उससे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्राइंग 2 बॉल्स इज 20c2। अच्छा अगर दोनों रेड है तो 2 बॉल्स रेड निकालने का तरीका क्या है 9c2। तो पहले पार्ट का आंसर इज 9c2 अपॉन 20c2। अच्छा एक रेड एंड एक ब्लैक है तो एक रेड बॉल निकालने का तरीका 9c1 एंड एक ब्लैक बॉल निकालने का तरीका 4c1। तो आंसर इज 9c1 इंटू 4c1 बाई 20c2। एंड फाइनली बोथ आर ऑफ सेम कलर यानी पॉसिबिलिटीज देख लो क्या क्या है तुम्हें केसेस में ब्रेक करना पड़ेगा कि अगर दोनों सेम कलर के हैं तो हो सकता है कि दोनों रेड हो या तो हो सकता है दोनों यस। white, या तो हो सकता है दोनों ब्लैक हो। तो बस सबकी पॉसिबिलिटी ऐड कर लो दोनों रेड का तरीका कितना है 9c2 दोनों white का 7c2 and 4c2। ब्लैक का तरीका 4c2 तो 9c2 प्लस 7c2 प्लस 4c2 हो गया डिवाइड बाय 20c2। क्लियर है ये अच्छे से यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे ये सब कुछ नहीं है ये सब फिर कुछ एग्जाम्पल्स है जो यू कैन प्रैक्टिस दोस। फिर आता है ये चीज ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट। ठीक है तो ऑड्स इन फेवर इज नथिंग बट एक लिखने का तरीका है ऑड्स इन फेवर का मतलब होता है नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल अपॉन अनफेवरेबल। ठीक है तो जैसे अगर मैं प्रोबेबिलिटी बोलता हूं प्रोबेबिलिटी इज नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल तो ऑड्स इन फेवर क्या हो गया नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल
टोटल नहीं होता, बस नीचे क्या होता है, अनफेवरेबल होता है. एंड ऑड्स अगेंस्ट हो गया नंबर ऑफ अनफेवरेबल, Yes. नंबर ऑफ फेवरेबल. तो इसमें कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि अरे ऑड्स इन फेवर निकालने जाओ, प्रोबेबिलिटी निकाल दो. प्रोबेबिलिटी निकाल दोगे तो ऑड्स इन फेवर अपने आप आ जाते हैं. जैसे अगर किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी इज 4/15, यानी 4 क्या है मेरा, फेवरेबल, एंड 15 क्या है मेरा, टोटल. तो ऑड्स इन फेवर क्या हो जाएगा, फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल. अगर टोटल 15 है तो अनफेवरेबल कितना होगा, 11/15. 11/15 नहीं, 4/11. Oh, ऑड्स इन फेवर 4/11 होगा ना. फेवरेबल, फेवरेबल हाँ कितना, हाँ हाँ. Favorable is 4 4. and non-favorable is 11. Right. एंड ऑड्स अगेंस्ट क्या होगा, ऑड्स अगेंस्ट होगा अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल. तो अनफेवरेबल 11/4. 11/, इसमें कुछ नहीं करना है, प्रोबेबिलिटी निकाल दो, उसके बाद ऑड्स इन फेवर ऑड्स अगेंस्ट अपने आप निकाल सकते हो. अगर मैं बोलता हूँ प्रोबेबिलिटी A/B है, तो ऑड्स इन फेवर क्या होगा, ऑड्स इन Odds फेवर क्या, in favor is A upon यस, B minus A. परफेक्ट. A/B माइनस, ठीक है. अच्छा, अगर मैं उल्टा बोलता हूँ, ऑड्स इन फेवर A/B है, तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा इवेंट का, ऑड्स Odds इन, in favor A/B है. हाँ, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा दूसरी इवेंट का, So that will be A upon A plus B. परफेक्ट. ठीक है, मतलब ये फेवरेबल है, ये Hmm. अनफेवरेबल है. Hmm. तो प्रोबेबिलिटी इज फेवरेबल अपॉन टोटल, तो Hmm. फेवरेबिलिटी ए है एंड टोटल इज ए. क्लियर है. तो ये आपस में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो. इन शॉर्ट प्रोबेबिलिटी निकालना है, फिर तुम्हें अगर ऑड्स इन फेवर पूछा गया है तो वो तुम निकाल सकते हो. Yes. जैसे अभी ये सवाल है, Hmm. एक मिनट, कौन सा सवाल है, देखने दो. ठीक है, यही ले लेते हैं. I have first 10 natural numbers and I am selecting two natural numbers. Hmm. ठीक है. A इवेंट है, बोथ आर प्राइम. Hmm. ठीक है, बोथ आर प्राइम है. तो दोनों प्राइम की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो कैसे निकालोगे, पहले तो मेरा एक्सपेरिमेंट क्या है, Two selecting two natural numbers. सिलेक्टिंग टू नेचुरल नंबर्स. तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग टू नेचुरल नंबर्स कितना होगा, 10C2. परफेक्ट. एंड ए की बात कर रहे हैं, यानी बोथ नंबर्स आर प्राइम, तो दोनों प्राइम नंबर सिलेक्ट करने का तरीका कितना होगा, 2, 3, टोटल कितने प्राइम 5, 7, 5, 7, 4, 4, 4C2. 4C2. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 4C2/10C2. क्लियर है ये, यहाँ पर. वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सम ऑड है. ठीक है, नीचे तो 10C2 आएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज इज 10C2. Yes. सोचो कि सम ऑड कब होगा, मैं दो नंबर सिलेक्ट कर रहा हूं, तो सम ऑड कब होगा, When one number is odd and one is even. परफेक्ट. When one number has to be odd. वन इज ऑड एंड वन इज इवन.
ठीक है, तो बताओ सिलेक्ट करने का तरीका कितना है, एक ऑड नंबर एंड एक इवन नंबर सिलेक्ट करने का तरीका। ऑड नंबर सिलेक्ट करने का तरीका इज 5C1 हाँ, प्लस 5C1 इंटू 5 से 1। इंटू 5C1 सॉरी। हमेशा अगर मुझे मुझे दो नंबर सिलेक्ट करने हैं, यानी एक ऑड एक इवन सिलेक्ट करना है, या फिर दोनों ही सिलेक्ट करना है, या फिर दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है। मुझे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए मुझे आई हैव टू सिलेक्ट वन ऑड एंड वन इवन, या फिर आई हैव टू सिलेक्ट वन ऑड और वन इवन। हम्म, नहीं पूछ रहा हूँ सवाल मैं। वन ऑड एंड वन इवन। हाँ, दोनों ही काम करने हैं ना, मुझे दो नंबर सिलेक्ट करने दो, तो दोनों ही काम करने यस होते सर। हैं। मैंने बोला है कि अगर कोई जॉब करने के लिए दोनों काम करना पड़ता है तो यू मल्टीप्लाई। हम्म, याद है ये सब चीजें? हाँ सर याद है। ठीक है, तो पीएनसी स्ट्रांग होना चाहिए, तो पी ऑफ ए निकल गया, पी ऑफ बी भी हम्म, निकल गया, एंड फिर इन फेवर। तो अभी पी ऑफ ए पता है, यानी ये फेवरेबल है, ये टोटल है, तो ऑड्स इन फेवर कितना होगा, फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल। अनफेवरेबल इज टोटल माइनस फेवरेबल। मैं फिर ऑड्स अगेंस्ट बी वो भी निकाल सकते हो, वो सारा काम कर सकते हो राइट ये। सर क्लियर। ठीक है, जस्ट चेक दोज आउट, ये इतना काम का नहीं है, टाइप्स ऑफ इवेंट वगैरह वगैरह। ठीक है, ये काम का था कि जो सेट्स में रिलेशन होता है वो यहाँ पे भी ट्रू होता है, यानी पी। बट सर इसमें तो सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, बाद में तो सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करके हो जाता है ये क्वेश्चन। हाँ, बस फॉर्मूला याद रखना है, सेट्स का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे यही फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग ने पढ़ी थी, इसको करने की जरूरत है। नहीं सर ये क्लियर। हाँ, ये सब तो इजी था, चलो। एक मिनट। हाँ, तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या कहता है कि probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B given that A has occurred। ठीक है, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इट इज बस सिंपल सेंस है, कॉमन सेंस। बस ये ध्यान रखना है, प्रोबेबिलिटी निकालते वक्त यू डोंट हैव टू फॉरगेट द पास्ट। प्रोबेबिलिटी निकालते वक्त पास्ट को कंसिडरेशन में रखना है, तभी जाके सही प्रोबेबिलिटी निकलती है। बस यही इसका फंडा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पास्ट में जो हुआ वो भूल जाओगे। जैसे फॉर सिंपल एग्जांपल ये है कि टू कार्ड्स आर ड्रॉन वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ कि एक कार्ड निकाला, फिर हम लोग ने दोबारा डेक में वो कम हो गया 51 का तो जाएंगे देन टू चूज फ्रॉम द नेक्स्ट। कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर एस। ठीक है, तो अगर मैं एकदम कॉमन सेंस से बोलता हूं कि दोनों ही एस है, यानी पहला कार्ड भी एस है, दूसरा कार्ड भी एस है, यानी A1 इंटरसेक्शन A2 पूछा गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 क्या होता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के हिसाब से, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 into probability of A2 given that A1 has occurred। अच्छा, probability of A1, पहला कार्ड एस है, उसका probability कितना है, पहला कार्ड एस है उसका probability कितना फोर है, ये फोर क्या। सही बोलो, पहला कार्ड एस है उसका हाँ probability 4/52। 4/52। तो probability of A कितना है, 4/52। अच्छा, अभी दूसरा कार्ड एस है तो उसका probability कितना है, 3/51। 3/51। अभी तुमने 3/51 क्यों बोला है, क्योंकि बिकॉज दे आर सेइंग विदाउट रिप्लेसमेंट, सो फर्स्ट कार्ड इफ इट्स एस तो एक एस भी कम हो जाएगा और टोटल कार्ड्स भी कम हो जाएंगे। सो एक एस कम हुआ तो 3 एसेस एंड टोटल कार्ड्स कम हुए तो 52 से 51। मतलब इन शॉर्ट यू आर कंसिडरिंग ना कि पहला कार्ड एस है, you are taking that into consideration while finding the यस probability of second card। Yes or no? यस। Yes।
तो उसी को तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 गिवन दैट A1 अकर्स, यही उसी को यही कहते हैं ना कि दूसरा कार्ड एस है गिवन दैट पहला कार्ड एस है, तो उसी को वो कहते हैं, अगर प्रोबेबिलिटी की भाषा में है कि तुम पहले जो हुआ है उसका ध्यान रख रहे हो, ऐसा नहीं कि तुम एकदम क्या कहते हो डम्बो और पहला एस है ये तुम्हें पता ही नहीं है तो उसका ध्यान निकाल रहे हो, दूसरा प्रोबेबिलिटी निकालते हो। तो दिस इज व्हाट A1 इंटरसेक्शन A2 इज। सिंपली इसका मतलब यही होता है कि पास्ट का ध्यान रखना है, ज्यादा सोचना नहीं है, जो नॉर्मल कॉमन सेंस है वैसे ही करते रहो, हमेशा सही आंसर आएगा। क्लियर है ये? यस सर। हाँ, जैसा भी ये है कि 8 वाइट है 12 ब्लू बॉल है, तो प्रोबेबिलिटी दैट तीनों ब्लू बॉल है, तीनों ब्लू बॉल है तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, पहला ब्लू बॉल इंटू दूसरा ब्लू बॉल इंटू तीसरा ब्लू बॉल। अच्छा, पहले ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 12/20। दूसरे ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी 11 into 19। 10/18। और बस उसको लिखोगे कैसे, ये है पहले ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी इनटू दूसरे ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट पहला ब्लू बॉल है इनटू तीसरे ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट पहले दोनों ब्लू बॉल है। बस लिखते कैसे वो ध्यान रखना, कैलकुलेट करने में तो कॉमन सेंस ही लगाना अपने को। तो ये सारी चीजें थी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, और कुछ ज्यादा था नहीं। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं कि लेट्स से कि एक जॉब इंटरव्यू है, एक हस्बैंड के सिलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी इज 1/7 एंड वाइफ के सिलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी इज 1/5। ठीक है, मान लो कि बहुत सारे पोजीशंस अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि हस्बैंड को सिलेक्ट कर लिया तो वाइफ को नहीं करेंगे, दे आर अप्लाइंग फॉर डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस। तो हस्बैंड को सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/7 है और वाइफ को सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है। तो दोनों सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हस्बैंड और वाइफ दोनों सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/5 into 1/7 or 1/7 into 1/5। बिकॉज दीज आर इंडिपेंडेंट, हस्बैंड का सिलेक्ट होना वाइफ के सिलेक्ट होने पे डिपेंड नहीं करता, एंड वाइफ का सिलेक्ट होना हस्बैंड के सिलेक्ट होने पे डिपेंड नहीं करता, तो दोज आर इंडिपेंडेंट। तो अगर इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी को सीधा मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है, ओनली वन इज सिलेक्टेड, ओनली वन इज सिलेक्टेड मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, हस्बैंड सिलेक्टेड वाइफ नॉट सिलेक्टेड, या फिर हस्बैंड नॉट सिलेक्टेड वाइफ सिलेक्टेड। तो ये चीज क्या होगा, हस्बैंड सिलेक्टेड यानी 1/7 इंटू वाइफ नॉट सिलेक्टेड इज 4/5 प्लस हस्बैंड नॉट सिलेक्टेड इंटू वाइफ सिलेक्टेड। क्लियर है ये सारी चीजें? यस सर। ठीक है, तो आई थिंक नाउ वी कैन डू इंडिपेंडेंट इवेंट। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने पूरा लिखा नहीं है ना, हाँ ठीक है, मतलब ये सारा ही चीज है इसमें, कुछ और देखना है तो। अच्छा बोलो, किसी चीज में डाउट है इसमें तुम्हें, कंडीशनल? टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ, टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ कुछ नहीं कहता है, ये कब यूज होगा, जब किसी चीज को करने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। ठीक है, किसी भी चीज को करने के बहुत सारे रास्ते होते हैं तब हम टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ लगाते हैं। सिंपल सा मतलब क्या है कि लेट्स से कि तुम्हें कोई एक काम करना है, ठीक है, एक तुम्हें कोई काम करना है, ए इज योर फाइनल काम कि हाँ मुझे ये काम करना है। अब लेट्स से कि ए काम करने के 3 रास्ते थे, ए काम करने के 3 रास्ते थे। ठीक है, तुम E1 रास्ते से भी कर सकते थे, E2 रास्ते से भी कर सकते थे, E3 रास्ते भी कर सकते थे। तो ए काम करने की प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट, एकदम लॉजिकल है, बस ये सुनोगे तो तुम्हें अपना आप लॉजिकल लगेगा, पहला रास्ता सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, पहला रास्ता सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी।
इनटू ए काम होने की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट तुमने पहला रास्ता सिलेक्ट किया। ए काम होने की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट तुमने पहला रास्ता सिलेक्ट किया, प्लस दूसरा रास्ता सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी इनटू ए के होने की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट तुमने दूसरा रास्ता सिलेक्ट किया, प्लस तीसरा रास्ता सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी इनटू ए के होने की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट तुमने तीसरा रास्ता सिलेक्ट किया। ठीक है, ये होता है, मतलब एकदम कॉमन सेंस है। लेट से कि किसी ए को करने के 3 रास्ते हैं, तो तुम ए की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे कि पहला रास्ता सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी इनटू ए काम होने की प्रोबेबिलिटी, प्लस दूसरा रास्ता सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी इनटू ए काम होने की प्रोबेबिलिटी, प्लस तीसरा रास्ता सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी इनटू ए काम होने की प्रोबेबिलिटी। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, तो बस इतना ही याद रखना, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। दिस इज द फॉर्मूला। इसमें बहुत सारी टर्म्स होते हैं, क्या कहते हैं, पार्टीशन होता है, ये होता है, वो होता है, कुछ नहीं है, एकदम कॉमन सेंस वाला है। जैसे अभी ये सवाल है, अ बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड अ बॉल इज ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ब्लैक। ठीक है, तो ब्लैक बॉल निकाला है, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो यही सोचो रास्ते क्या क्या है, मतलब तुम ब्लैक बॉल कैसे निकाल सकते थे? या तो तुम पहले बैग 1 चूज करके, या तो बैग 2 चूज करके, या तो बैग 3 चूज बैग करके। 3 चूज करके, तो बस प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, बैग 1 चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, बैग 1 चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/, 1/3। इक्वल प्रोबेबिलिटी में कोई भी बैग चूज कर सकता था। अच्छा, अगर मैंने यस। बैग 1 चूज किया है तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी बैग 1 में से बैग ब्लैक बॉल चूज करने की प्रोबेबिलिटी विल बी 4/10। प्लस बैग 2 चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 into 8/10। प्लस बैग 3 8/12, 8/12। 8/12, ठीक है, और बैग 3 चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, 2 निकालने की प्रोबेबिलिटी 2/8। 2/8। बस ये ही टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ होता है और कुछ नहीं होता है। दिस इज आंसर, इसका यही आंसर है, 1/3 यस। 4/10, 1/3 इंटू 8/12, 1/3 इंटू 2/8। बस इसको लिखना कैसे है तुम्हें ये ध्यान होना चाहिए। तो हमेशा क्या करो, जो भी रास्ते हैं, रास्तों को E1 E2 E3 नाम दे दो। तो रास्ता क्या है, बैग 1 इज सिलेक्टेड, बैग 2 इज सिलेक्टेड, बैग 3 इज सिलेक्टेड, ये सारे मेरे रास्ते हैं। तो इनको मैं E1 E2 E3 नाम दे दूंगा, और फाइनल आउटकम को ए नाम दे दो। फाइनल आउटकम को, यानी फाइनल जो मेरा काम है उसको ए नाम दे दो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, तो बस वर्ड्स में बोलो खुद से, पहला रास्ता इनटू ए के होने की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट मैंने पहला रास्ता सिलेक्ट किया, प्लस दूसरा रास्ता इनटू ए के होने की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट मैंने दूसरा रास्ता सिलेक्ट किया, प्लस तीसरा रास्ता इनटू ए के होने की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट तीसरा रास्ता सिलेक्ट किया, और ये ऐसे लिख लूंगा मैं। समझाइए? हाँ सर, समझ गया। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं होता है, बहुत सिंपल होता है। वैसे ही लाइक टोटल प्रोबेबिलिटी देयर इज बेस थ्योरम। अब बेस थ्योरम क्या होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी का उल्टा होता है। ठीक है, बेस थ्योरम क्या होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी का उल्टा होता है। तो पहले क्वेश्चन कैसा है, बेस थ्योरम का है या नहीं है, ये कैसे पहचानना है, हमेशा आउटकम दे रखा होगा, आउटकम हैज ऑलरेडी हैपेंड।
and probability of path is asked. बेस थ्योरम ऐसे होगा, ठीक है। तो बेस थ्योरम कैसे पहचाना, तो मैं कुछ आउटकम दे रखा है, बोला है कि अरे ये हो चुका है, अब मुझे बताओ कि ये इस रास्ते से मैं आया था, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। बेस थ्योरम इतना होता है, तुम्हें ऐसा बोला है अरे ये हो चुका है, एक्सपेरिमेंट खत्म हो चुका है सब कुछ, मैंने आउटकम भी देख लिया मैंने, अब मुझे बताओ कि मैं उस रास्ते से आया, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। जैसे ये क्वेश्चन पढ़ के समझ आता है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, अ बॉल इज ड्रॉन एंड नोटेड टू बी ब्लैक, यानी एक बॉल ड्रॉ किया है और वो ब्लैक है, ये भी मुझे पता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट केम फ्रॉम बैक टू, यानी बैक टू से आया था ये बॉल, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, यानी रास्ते की प्रोबेबिलिटी बताओ, गिवन दैट मेरा आउटकम मुझे पता है। क्लियर है ये? हाँ सर। ठीक है। तो यानी पूछा क्या गया है, अगर मैं प्रोबेबिलिटी की भाषा में लिखता हूं तो पूछा क्या गया है, प्रोबेबिलिटी दैट इट केम फ्रॉम बैक टू, प्रोबेबिलिटी दैट इट केम फ्रॉम बैक टू, ये पूछा गया है। गिवन दैट इट इज ब्लैक, गिवन दैट इट इज ब्लैक, यानी ये पूछा मुझे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन दैट ए हैज अकर्ड। तो बेस थ्योरम के सवाल कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं होता है, एक सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पाथ गिवन दैट आउटकम हैज अकर्ड, गिवन दैट आउटकम हैज अकर्ड is equal to contribution of that part, contribution of that path upon total contribution। ये सिंपल फॉर्मूला याद रखना है। तो सवाल कैसे होगा, प्रोबेबिलिटी के रास्ते की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट आउटकम दिया है, तो वो क्या होगा, उस रास्ते का कितना कंट्रीब्यूशन था पूरा प्रोबेबिलिटी बनाने में, अपॉन टोटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, जैसे ये है सिंपल सवाल है, ये वाला करते हैं, अ बॉल इज ड्रॉन एंड नोटेड टू बी ब्लैक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट केम फ्रॉम बैक टू। ठीक है, तो मैं एक चार्ट बना लेता हूं, मेरा फाइनल आउटकम क्या है, बॉल इज ब्लैक, मेरा फाइनल आउटकम क्या है, बॉल इज ब्लैक। ठीक है, तो ऐसा चार्ट बना लो। अच्छा ये बताओ, बैग 1 के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3, यस सर, सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/3 और बैक 3 की भी 1/3। प्रोबेबिलिटी भी 1/3। अच्छा बॉल ब्लैक है, गिवन दैट बैग 1 इज सिलेक्टेड, क्या है, बैग 1 से ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4/10। 10, 4/10, 8/12, यस, 2/8। एंड 2/8। तो मैंने इधर ये लिख लिया। अब बस क्या पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट केम फ्रॉम बैक टू, यानी हमारा बॉल बैक टू से आया है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है वो बताओ। तो सिंपली क्या करोगे, बैक टू वाले पाथ का टोटल कंट्रीब्यूशन क्या था बॉल को ब्लैक बनाने में, तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या था, 1/3 इंटू 8/12 था, अपॉन टोटल कंट्रीब्यूशन क्या था बॉल को ब्लैक बनाने में,
1/3 into 4/10 plus 1/3 into 8/12 plus 1/3 into 2/8. This is my answer. समझा? हाँ सर. Because this is big theorem. ठीक है, बस इसको लिखना आना चाहिए. ठीक है, ये चार्ट तो बनाओ. ठीक है, बिना चार्ट के बेस थ्योरम के. Sir, I can't hear you. हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि चार्ट तो बनाओ. बिना चार्ट के डोंट ट्राई टू डू बेस थ्योरम के सवाल, बिकॉज फिर कंफ्यूजन होगा. चार्ट बनाओगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा. बस मेन दिक्कत क्या होती है कि लिखना कैसे. लिखना कैसे इसको. डायरेक्ट ये लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे. ठीक है, फाइनल आंसर के मार्क्स मिल जाएंगे लेकिन स्टेप के मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो लिखोगे कैसे. सेम बस ये जो तुम कर रहे हो ना, इस पाथ का कंट्रीब्यूशन, इसको वेरिएबल के टर्म्स में लिखो. ये E1 पहला पाथ है, E2 दूसरा पाथ है और E3 तीसरा पाथ है और A मेरा फाइनल आउटकम है. अच्छा, तो दूसरे पाथ का कंट्रीब्यूशन क्या मैं बोल सकता हूँ क्या. प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/3 क्या होता है. प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू 8/12 क्या होता है. प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन दैट E2 हैज अकर्ड. क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/3 इंटू 8/12 को. Sir, I can't. आवाज नहीं आ रहा. धृति, आवाज आ रहा है. Sir, आपका आवाज ही नहीं आ रहा. आ रहा है अभी आवाज. हाँ, अभी आ रहा है. हाँ, कहाँ तक सुना था तुमने लास्ट. Till we finish the question. अच्छा, ये सुना था कैसे लिखना है. हाँ. समझा वो. हाँ. पक्का. प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन दैट इज E2 हैज अकर्ड 1/3 इंटू 8/12 तुम ये लिखोगे. Yes sir, clear. और अपन टोटल को क्या लिखोगे. ये पहले वाले को क्या लिखोगे. बोलो पहले वाले को क्या लिखोगे. सर, आपका आवाज वापस गया. 1/3 इंटू 4/10 को क्या लिखोगे. Probability of bag one is E. Probability of E1, no, इंटू A E1, E1 से. A2 E1. प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मतलब पहले तो बैग 1 सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, वो क्या होगी. प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 Right. इनटू ब्लैक बॉल होने की प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी Probability. ऑफ A Yes. गिवन दैट E1 हैज अकर्ड. Yes. So वो वापस वही जो हम लोग ने previously किया. So probability of E1 into probability of A that E1 is occurred, then probability plus probability of E2 इंटू into probability of A such that E2 has occurred, and plus probability of E3 such that into probability of A such that E3 has occurred. हाँ, तो ये टोटल कंट्रीब्यूशन ऐसा लिखोगे. एंड हमारे पाथ का कंट्रीब्यूशन क्या है. बैक 2 का बोला है तो बैक 2 का कंट्रीब्यूशन बस इतना है. तो ये पहले लिखना है ये स्टेटमेंट, उसके बाद सीधा ये आंसर लिख देना. समझा. समझा ये. हाँ सर. ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट बेस थ्योरम, बस यही है और कुछ नहीं है. ठीक है, बहुत Clear सिंपल sir. होता है ये. तो बस इसका प्रैक्टिस करना है. यू हैव टू प्रैक्टिस बेस थ्योरम. Yes sir.